आज हम लोग को क्या पढ़ना है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन हम लोग इससे पहले से पढ़ लिए थे क्या क्या जी? एक तो पढ़े थे पौधों में परिवहन, उसके अंदर पढ़े थे जाइलम, उसके अंदर पढ़े थे फ्लोएम, उसमें जल एवं खनिज लवण आया था, भोजन आया था, ये सब का आवागमन हुआ था। उसी में पढ़े थे एक कोशिकीय पौधे, क्लेमाइडोमोनास, युगलीना। किस विधि द्वारा होता है इसमें भोजन का आवागमन? विसरण द्वारा। लेकिन क्या विसरण क्रिया बड़े पौधों में हो सकती है? नहीं, विसरण क्रिया बड़े पौधों में नहीं हो सकती। किस में हो सकती है? एक कोशिकीय मतलब एकदम छोटे पौधे जो दिखाई भी नहीं दे रहा। और बड़ा पौधा में किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम। किसके द्वारा? वो टॉपिक खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग वाष्पोत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे? वाष्पोत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे? वाष्पोत्सर्जन। नाम से ही स्पष्ट है, वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प। ये दो वर्ड से बना है, एक वाष्प और दूसरा उत्सर्जन। वाष्प का मतलब पानी, भाप, पानी, और उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। उत्सर्जन का मतलब आपका एगो चैप्टर 4 होगा, नामे होगा उत्सर्जन। चैप्टर का नामे होगा उत्सर्जन, वो एगो टॉपिक है। तो उसमें खैर अलग अलग बात है, एगो नहीं सीधे निकलना तो एगो चैप्टर थोड़े बन जाएगा। मतलब वाष्पोत्सर्जन का मतलब वाष्प का उत्सर्जन, मतलब वाष्प का निकलना। कहां पढ़ रहे हैं? तो पौधों में। कहां पढ़ रहे हैं? पौधों में वाष्पोत्सर्जन। यूं देख लिया जाए तो वाष्पोत्सर्जन बहुत जगह होता है। आप पानी उबालिए, भाप और उत्सर्जित करेगा, कथी बोलेंगे? भापोत्सर्जन। नहीं, घर से बाप निकलेगा तो बापोत्सर्जन, मां निकलेगी तो मां उत्सर्जन, ऐसा नहीं है। उत्सर्जन का मतलब निकलना। साइंस के भाषा में वाष्पोत्सर्जन का मतलब है वाष्प का उत्सर्जन, वाष्प का निकलना। वाष्प का उत्सर्जन मतलब वाष्प का निकलना। पढ़ रहे हैं पौधों में, मतलब पौधों में वाष्प का निकलना। पौधों में वाष्प का निकलना। पौधा से ना वाष्प निकलता है। जैसे देख लो, हम इसको कह सकते हैं कि पौधों से वाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता। पौधों से वाष्प का उत्सर्जन। यह क्रिया पत्तों में होती है। यह क्रिया किसमें होती है? पत्तों में होती है। यह क्रिया पत्तों में होती है। ध्यान दो, आपको कहा जाए एक गिलास पानी लाने के लिए, आप एक बाल्टी ले आइए, तो आप काम तो एक गिलास का जहां करना है एक गिलास का कीजिएगा। पौधा ना बहुत परोपकारी होता है। पौधा जितना हम लोगों के लिए कर देता है उतना हम लोग उसके लिए नहीं कर पाते। पौधा सजीव है और पौधा से हम लोग जीवित है, चाहे हम लोग से पौधा जीवित। ध्यान देना, जाइलम भाई साहब जो पत्ता ले गए लीफ में, मतलब अथी में पत्ता, ये पानी ले गए कहां पर? पत्ता में। पानी कहां ले गए थे? पत्ता में। पानी ले गए पत्ता में। ये जाइलम भाई साहब ले गए कहां? पत्ता में। यहां पत्ता होता है,
ध्यान दो, यहां क्या होता है, पत्ता, पत्ता गया, पत्ता में पानी गया, तो जितना पानी ले जाता है ना जाइलम, उसका मात्र 10% यूज करता है। कितना यूज करता है? 90% पानी को उड़ा देता है। कौन? पत्ता। जैसे मान लिया जाए कि 1 लीटर पानी ले गया जाइलम, जाइलम यहां से कितना ले गया? 1 लीटर। मान लीजिए कि जाइलम ले गया 1 लीटर, मतलब 1000 ग्राम, मतलब कितना? इसका 10% कीजिएगा तो आएगा 100 ग्राम। 10% कीजिएगा तो कितना? तो जो पानी यहां से गया, यहां यूज 100 ग्राम हुआ, बच्चल जो 900 ग्राम है वो पत्ता द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो गया। क्या हो गया? पत्ता परोपकारी काम कैसे किया सो समझिए। पत्ता को काम था सिर्फ भोजन बनाना। क्या काम था? भोजन बनाना। चाहता तो 10% पानी बुलाता, जितना जरूरी रहता उतना काम करता, बाकी छोड़ देता। वाष्पोत्सर्जन से पूरे वातावरण को बहुत फायदा होता है। जैसे जो 90% पानी को वाष्पोत्सर्जित कर देता, मतलब बाहर निकल जाता, वाष्प बन के बाहर निकल जाता, और जैसे ही हवा उसमें लगता है, हवा प्लस पानी, वाष्प का मतलब क्या हो गया? हवा प्लस पानी, हवा को क्या कर देता है? ठंडा कर देता, हवा को, जिसके कारण वातावरण में ताप का संतुलन बना रहता है। अगर वातावरण में वाष्पोत्सर्जन नहीं हो तो पूरा वातावरण हीट कर जाएगा, गर्म, एकदम क्या हो जाएगा? गर्म। नॉर्मली देखना, नॉर्मली तुम महसूस करना, हवा बहता है तो अक्सर ठंडक महसूस होगा। देखते हैं शाम उम रात उत में अगर एकदम पेड़ उड़ शांत हो जाए, गर्मी के मौसम हो अभी जैसे है, हवा ना चले तो आप उष्णाए टाइप रहिएगा। तंका अगर हवा चलने लगे तो थोड़ा लोग ठंडक महसूस करने लगता है। उसके पीछे हवा प्लस पानी का हाथ होता है। और पानी कहां से आया है? वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यह वातावरण में ताप का संतुलन बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? वातावरण में ताप का संतुलन बनाए, मतलब इसका एक और भाग हम लिख सकते हैं कि यह वातावरण में ताप का संतुलन, ताप का संतुलन बनाए रखता है। यह वातावरण में ताप का संतुलन बनाए रखता है। अब आइए वाष्पोत्सर्जन क्या है। पौधों से वाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यह पत्तियों में होता है, इससे वातावरण में संतुलन बना रहता है। अच्छा, पत्ता से अगर वाष्प निकल रहा है, जैसे शरीर से पसीना निकल रहा है, इसका मतलब शरीर में जरूर छिद्र है। शरीर में क्या है? जो हम लोगों की आंख की उतनी क्षमता नहीं है कि उस छिद्र को देख पाए, लेकिन छिद्र है। अगर पत्ता से वाष्प का उत्सर्जन हो रहा है, एक तरीका से कह सकते हैं कि पत्ता का पसीना है, नहीं कह सकते हैं, पत्ता का पसीना, इसका मतलब जरूर पत्ता में छिद्र है। पत्ता में जो छिद्र होता है उसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमाटा। पत्ता के छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमाटा इंग्लिश वर्ड है और कोई बात नहीं है, लेकिन लिखने के लिए हिंदियों में लिख देता है। तो जो पत्ता में छिद्र होता है वो रंध्र या स्टोमाटा होता है। शुरू से आते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। पौधों से वाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता, यह पत्तियों में होता है, इससे वातावरण में संतुलन बना रहता है, ताप का संतुलन बना रहता है। एक अलग से समझिए कि पत्तियों में छिद्र होता है जिसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। पत्तियों में जिसे पत्ता
जाइलम द्वारा लाए गए पानी का कितना प्रतिशत यूज करता है? 10%। 90% क्या होता है? 90% क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन से फायदा होता है या घाटा होता है? कह रहा है घाटा होता है। कोई फायदा क्या होता है? घाटा की फायदा? फायदा होता है। अगर वाष्पोत्सर्जन ना होना तो बस एक मकई का पौधा जो है ना, मकई जानते हैं ना, मकई का पौधा जो है एक दिन में 3 से 4 लीटर वाष्पोत्सर्जन करता है। कितना करता है? सेब का पौधा 10 से 20 लीटर। सेब का पौधा कितना? 10 से 20 लीटर। अब आपको क्या लगता है, केला कश्मीर में ठंडा ज्यादा है, वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा है? एक तो ज्योग्राफिकल कारण है, यही नहीं कि वाष्पोत्सर्जन से ज्यादा है। एक और कह लो ना कि ठंडा का समय हो, पंखा भी चला दो। एक तो वहां ऑलरेडी ज्योग्राफिकल कारण है कि ठंड रहता है, और दूसरा कारण कि ऊपर से सेब भाई साहब एकदम दिल खोल के वाष्पोत्सर्जन कर रहे हैं, है कि नहीं? 10 से 20 लीटर वाष्पोत्सर्जन कर देता है। एक नॉर्मल जो पत्ता होता है ना, पत्ता जितना पत्ता का वजन होता है, एक पत्ता का वजन 10 ग्राम 15 ग्राम जो भी हो, चार, प्रत्येक पत्ता का वजन अलग अलग होता हो। आप केला के पत्ता ले लीजिए तो उसका वजन अलग है, पीपल का पत्ता ले लीजिए तो उसका वजन अलग है, तुलसी का पत्ता ले लीजिए तो उसका वजन अलग। एक पत्ता का जितना भार होता है ना, एक पत्ता का जितना भार होता है, एक पत्ता को अंदाज ले लीजिए जितना भार होता है, 1 घंटा में अपने लगभग भार इतना, पत्ता के भार इतना 1 घंटा में उतना पानी उत्सर्जित कर देता है लगभग। जैसे मान लीजिए कि किसी एक पत्ता का वजन 100 ग्राम, मान लीजिए कि किसी एक पत्ता का वजन क्या है? 100 ग्राम। तो लगभग 1 घंटा में ना वो 100 ग्राम वाष्पोत्सर्जन कर देगा। आप देखिएगा केला के पत्ता ना अक्सर आपको भीजले नजर आएगा, मतलब अक्सर आपको लगेगा कि भींगा टाइप है। केला के पत्ता देखिए, पत्ता जितना बड़ा उतना ज्यादा वो पानी खोजेगा। पत्ता जितना बड़ा उतना ज्यादा वो क्या खोजेगा? पानी। तो जाइलम पर उतना ज्यादा लोड बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी। तो जाइलम ज्यादा पानी लाएगा। अब देखिए केला का पेड़ जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, नॉर्मल पेड़ होता है ना, बहुत ज्यादा मोटा होता है, एवरेज मोटा होता है, लेकिन पत्ता बड़ा है। अब इतने मोटा पेड़े है, अब जाइलम पर लोड बढ़ेगा, कहेगा देखो इतना बड़का पत्ता है तो हमको इसके अनुसार चाहिए कि नहीं चाहिए पानी, खूब पानी लाओ, खूब पानी लाओ। जगह कारण देखिए केला के पेड़ में लकड़ी नहीं हो पाता, केला के पेड़ में लकड़ी हो पाता है, कारण जाइलम, पानी का ज्यादा ले जाना, पत्ता का बड़ा होना, ये सब उसका कारण है। नहीं तो अगर पत्ता, केला का पत्ता मान लिया जाए कि उसका पत्ता तुलसी का पत्ता लेखन हो जाए, तो केला का जो पेड़ है ना वो लकड़ी में तब्दील हो जाएगा। केला का पेड़ क्या चीज में तब्दील हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं? बात हम लोग पत्ता पर कर रहे हैं, केला पर थोड़े कर रहे हैं। केला का मतलब दिन समय खाने का उपाय होना चाहिए। गजब गजब, तो हम बता रहे पत्ता ही करा, केला कहाँ चल गया? ये तो हम खाना पढ़ाई कर रहे हैं कि पत्ता पढ़ाई कर रहे हैं? तो घरे से खा पी के आया करो। अभी नहीं खाइए, केले खाना है, ठीक, घरे खरीद लेना, खा लेना। बंदर को केला बहुत पसंद होता है, बंदर का फेवरेट खाना केला। उसको खाना याद आएगा तो मतलब केला याद आएगा। जैसे यहाँ पेड़ याद आया तो केला याद आ गया ना। देखो, वाष्पोत्सर्जन समझ गए? यूट्यूब ऑनलाइन बेइज्जती करवाओगे तुम लोग अब। अब बेइज्जती भी वायरल होगा नहीं, यूट्यूब देखते समय कहना घर पे
नाम तो इस पर नहीं लेंगे किसका बेइज्जती हो रहा है, कि देखो मम्मी ये हमारा ही बेइज्जती है, और लोग कहेगा देखो उसका बेइज्जती है। सही में। चलो, वाष्पोत्सर्जन समझ गए। वाष्पोत्सर्जन के बाद आते हैं हम लोग रक्त पे। अब धीरे धीरे ये पौधों में आपका जो परिवहन है वो खत्म हो गया, पौधों में परिवहन खत्म। अब पढ़ेंगे हम लोग जंतु में परिवहन। जंतु का मतलब जीव, जंतु का मतलब, याद रखना साइंस में एनिमल के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, मानव भी एनिमल के अंतर्गत ही आता है। जैसे जंतु जगत अगर पढ़ेंगे तो जंतु जगत अगर पढ़ेंगे तो इसका सीधा मतलब होगा कि उसमें मानव भी आएगा। अच्छा, नॉर्मली आप सोच के देखें ना, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एवरेज क्लास है, 10th है, तो इसमें ज्यादा ना आपको मानव के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। अब हम जंतु जगत पढ़ेंगे तो उसमें मानव के बारे में पढ़ेंगे। मानव भी किसके अंतर्गत आता है? जंतु के अंतर्गत। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। डस्टर का हो गया है? जंतु जगत क्या पढ़ेंगे? में परिवहन, में परिवहन। हम लोग में परिवहन करने वाला कौन कौन है? या तो परिवहन करने वाला होगा ना तो परिवहन करवाने वाला होगा, या तो परिवहन करने वाला होगा और नहीं तो परिवहन करवा। आप देख लीजिए ना, पौधा में पड़े हैं तो क्या फल परिवहन कर रहा था? वो जहां है वहां है। पत्ता परिवहन कर रहा था? नहीं, परिवहन करने वाला दो ही आदमी था, एक जाइलम और एक फ्लोएम। हम लोगों के शरीर में दौड़ने वाला कौन है? खून, रक्त, रुधिर। खून सबसे ज्यादा दौड़ता है। और दौड़वाने वाला हृदय, एक बार पंप करता है हृदय, पानी आगे, खून आगे, पानी तो खूने में जाके मिल जाता है ना आगे चलकर। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे रक्त। क्या पढ़ेंगे? रक्त। रक्त में समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा परिवहन करने वाला हमारे शरीर में कोई भाग है तो वो है रक्त, ब्लड। अगर ब्लड सर्कुलेशन न हो तो आदमी का जीवित रह जाना असंभव। जी पाएगा वो? नहीं जी पाएगा। अब आखिर क्यों वो जाता आता रहता है? इसके पीछे कारण होगा। आप देखिए ना, जाइलम और फ्लोएम जा आ रहा था तो उसके पीछे कारण था। अगर जाइलम जाना छोड़ दे तो पेड़ मर जाएगा। आप एक जैसे पेड़ के जड़ में जब आप नीचे रोपते हैं तो कुछ ही दिनों तक पानी देते हैं, उसके पास उसको पानी खींचने की क्षमता हो जाती है। आप देख लीजिए, मान लीजिए खेत में जो आम का पेड़ उड़ लगल है, सिमर का पेड़ लगा हुआ है बड़ा बड़ा, क्या आदमी उसको डेली पानी देने जाता है? नहीं। एगो मान जो गमला लगा लो, गमला में पेड़ लगाओ तो उसका तो एक सीमित दायरा होगा, और उसे पानी रखना छोड़ दो, उसके बाद पेड़ सूख जाएगा। पेड़ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। क्योंकि उसमें से क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन होने के लिए उसको खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। मिट्टी में जब तक पानी रहेगा वो खूब सोखने का कोशिश करेगा, एक समय आएगा कि पानी उसमें क्या खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिक पानी पैदा थोड़े लेगा जी। आप गमला में लगा रखें, बारिश उरिश से बचा लीजिए खाली, तो पेड़ क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसके बाद तेराही कीजिए, भोज खाइए, बात खत्म। अच्छा, हम कैसे मान लें कि पत्ता से पानी निकलवे करता है? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। हम कैसे मान ले कि उसे वाष्प दिखाई तो नहीं देता? क्या कीजिए कि एक गमला में लगा पौधा लीजिए, एक डाली जिसमें पत्ता उत्ता लगा हुआ है उसमें वो पन्नी ओढ़ा दीजिए, और जहां पन्नी का लास्ट मुंह है वहां धागा से बांध दीजिए, धागा से बांध दीजिए। उसको क्या कर दीजिए कि एक आध घंटा के लिए धूप में रख दीजिए।
तंगा देर बाद जाइए, जो पन्नी है ना उसके परत पर पानी रहेगा। इससे यह साबित होता है कि पत्तों से वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रक्त, खून। रक्त दो भाग में बटा होता है, एक भाग प्लाज्मा, एक भाग, और दूसरा भाग होता है रुधिराणु। दूसरा भाग क्या होता है? ध्यान समझना, रुधिराणु। हमारा खून जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है कि ठोस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। लेकिन उस द्रव अवस्था में भी ना कुछ ठोस अवस्था होता है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता, और वो ठोस अवस्था इतना छोटा होता है कि महसूस भी नहीं होता है। मान लीजिए कि उसमें अगर ठोस अवस्था है, हाथ पर ब्लड कभी ना कभी तो अगर हाथ पर ले लिए ब्लड, ऐसे ऐसे किए तो वो पता चलना चाहिए ना, नहीं चलेगा। एक नमक का दाना भी पता चल जाता है लेकिन वो नहीं चले। इतना ज्यादा छोटा होता है कि वो दिखाई भी नहीं देता है, और जो चीज दिखाई नहीं देता है वो महसूस क्या होगा? खून में कुछ भाग ठोस होते हैं, वो ठोस भाग है आरबीसी, क्या है? डब्ल्यूबीसी, क्या है? एक रक्त पट्टी का अणु जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। ये जो आरबीसी है इसको हिंदी में कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं। क्या कह सकते हैं? लाल रक्त। इसको क्या बोलेंगे? श्वेत रक्त कणिकाएं। इसको कुछ नहीं, प्लेटलेट्स है तो इसको आप कह सकते हैं रक्त पट्टी का अणु। क्या कहते हैं? रक्त पट्टी का अणु। ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ठोस होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं भी ठोस होता है, रक्त पट्टी का अणु भी ठोस होता है, लेकिन दिखाई, आखिर ठोस होता है तब ना काउंट हो जाता है जी। ब्लड रिपोर्ट निकलवाओगे ना तो में आरबीसी काउंट हो जाता है। लाल रक्त कणिकाएं कितना है? लगभग इसकी संख्या मानव में 50 लाख होती है। कितनी? तो इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, प्लाज्मा जो होता है ये द्रव अवस्था होता है। कौन अवस्था? हमारे शरीर में 60% प्लाज्मा है, तो बच गया सो रुधिराणु 40%। देखो प्लाज्मा कितना परसेंट है एकदम फिक्स नहीं होता है। आप 55% भी कह सकते हैं, 60 भी कह सकते हैं, 62 भी कह सकते हैं, मतलब 4-5 फ्लक्चुएट करता रहेगा एकदम। जैसे 50 लाख आरबीसी होता है तो एकदम गिन के 50 लाख होना चाहिए। ये रक्त छोटा चीज है, ये ऊपर नीचे 1,000 इधर उधर करता है। ये उंगली नहीं है कि 5 गो है तो 5 गो रहना चाहिए, 6 गो नहीं रहना चाहिए। यहाँ देखो हमारे शरीर में जो खून होता है ना, खून दो भाग में बटा, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। एक दूसरा, एक दूसरा, एक दूसरा। प्लाज्मा जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, और रुधिराणु जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। प्लाज्मा 55 से 60% होता है, तो एगो याद रखिए ना सीधा, 60% होता है, और 40% क्या होता है? रुधिराणु। अब बताइए इस 60% में ये प्लाज्मा पढ़े अगर, तो लगभग जल जो है 90% जल होता है इसमें। 90% क्या होता है? प्रोटीन 7 से 10% होता है, तो 10% ही ले लीजिए। 60 का 90%, जैसे 6 9 54, मतलब 60 का 90%, मतलब 60 भाग में 54 भाग, 60 भाग में मतलब 90% का मतलब क्या समझ रहे हैं? जैसे इस क्लास में अगर हम कह दें कि 90% लड़कियां हैं, 10% लड़का है, तो मोस्टली क्लास किसका होगा? लड़की का। ज्यादा ज्यादा समझिए तो किसका होगा? आप अगर आप स्कूल में जाइए, स्कूल में अगर क्लास में 100 बच्चा हो रुपौली का, जो आपका स्कूल है, 100 का 10%, 10, तो 100 को 90%, 90 गो लड़का रुपौली का है, 10 गो है शुभंकरपुर का, तो ऐसा लगेगा वहां कि हम रुपौलिये में है। 10 को तो इन्हें उन्हें फेटाल रहे हैं।
तो ये जो प्लाज्मा होता है ना, में 90% जल होता है। मतलब कि प्लाज्मा का अधिकांश भाग क्या है? जल। प्लाज्मा का अधिकांश भाग क्या है? जल। अधिकांश भाग क्या है? जल। 10% क्या होता है? प्रोटीन। 10% क्या होता है? इसमें याद रखिए, जब हम लोग खून दान देते हैं, रक्तदान होता है किसी को रक्त अगर दान देते हैं, तो रक्त दान दिए तो ज्यादा भाग कौन गया? प्लाज्मा। जो ज्यादा है वह ना ज्यादा जाएगा। आपको अगर मान जाइए कि लड़की की संख्या ज्यादा है, लड़का की संख्या कम है, विजिटिंग में हम लोग राजगीर गए, तो ज्यादा लड़का की ज्यादा लड़की? ज्यादा। जिसकी संख्या ज्यादा रहेगा वही ज्यादा जाएगा। अगर रक्त अगर हम लोग दान देते हैं तो ज्यादा भाग क्या जाएगा? प्लाज्मा। ज्यादा भाग क्या जाएगा? अब प्लाज्मा में ज्यादा क्या है? तो ज्यादा कथी गया? रक्त दान को आप पानी दान कह सकते हैं। और किसी को खून दे दीजिए तो आप दम कहेगा कि हमारा फलाना आदमी तबीयत खराब पर ब्लड दान दिया था, और जबकि ज्यादा दान कथी दिया था? जल, पानी। इसका मतलब है कि आप रक्तदान इजीली दे सकते हैं। पानी हुमच के पीते रहिए 2 दिन, पानी कस के पीते रहिए। अब बस, आखिर प्रोटीनों तो तंका गया है बहुआ भर। मिठाई चाहे सेब चाहे पनीर उनीर खींच दीजिए, बात खत्म। ओकरा से जितना गया ना होगा उससे ज्यादा आ जाएगा। मतलब रक्तदान खाया पिया करो। सीधा बैठो जी, ऐसे सूते ही रहता है, ऐसे थोड़ा बैठल है। मान जाइए शादी ब्याह होगा और जयमाला साइड में 2-4 गो लड़की एक्स्ट्रा रहती, केनाहू कन्ना झुक गया तो कन्ना फिर उठेगा नहीं। उठेगा जी? लड़का मर्द जाता तो टाइट से रहना चाहिए, तो ये सब लेरुआल रहता है। भगवान ने क्यों लड़का बना दिया, काश हम लहंगा ही पहनते। सीधा से बैठो भाई इंसान की तरह। देखिए, आप अगर ब्लड दान देते हैं, अच्छा ब्लड दान देना अब आसान हो गया कि नहीं हो गया? ब्लड दान देना है मतलब ज्यादा भाग प्लाज्मा, मतलब ज्यादा भाग पानी। ब्लड दान देना है मतलब ज्यादा भाग प्लाज्मा, मतलब ज्यादा भाग पानी। ब्लड दान दीजिए आराम से। पानी मतलब एकदम क्या, तो पानी का तंगा बढ़ा दीजिए लिमिट, कि मतलब 1 आधे घंटा में पानी पीते, याद कर करके पानी पीजिए। क्या पानी पी लेते हैं? 2-3, मात्र क्या दिन? 2 दिन। मिठाई उठाई खाइए, बात खत्म हो गया। 1 आध बार मिठाई उठाई खाइए, बात खत्म। 2 से 3 दिन बाद, सप्ताह भर के अंदर तो आप एकदम सही है। ब्लड दान देने से फायदा है। कारण क्या है कि जो चीज हमेशा जाता आता रहता है तो नया चीज एक्सचेंज होते रहता है। एक तो ये फायदा। दूसरी नंबर चीज, जब आप ब्लड दान देने जाइएगा ना, तो आपका पहले चेकअप करेगा ब्लड का। ये नहीं कि सीधे आप किसी को दे दीजिए। आपके ब्लड में खुद कहीं बीमारी हो तो ओकरो हो जाएगा जी। क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा ना कि ये ब्लड उस पर चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता। ग्रुप मैच करेगा, उसके बाद ब्लड टेस्ट करेगा। तो आप कम से कम 3 महीना का कहता है कि आप 3 महीना 4 महीना के बाद ब्लड दीजिए, ताकि टोटली रिकवर हो जाए। तो एक तो आप मान लीजिए 3 महीना बाद चाहे 4 महीना बाद ब्लड, आपको ब्लड चेक करवाना है ना, तो मेडिकल में चल जाइए कि हम ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। बड़ी इज्जत के भाव से देखेगा, बहुत इज्जत के भाव से देखेगा कि भाई तुम दान, रियल में इज्जत के भाव से देखना भी चाहिए। आप ब्लड दान देने आए, और जबकि इनडायरेक्टली आप ब्लड क्या थोड़े दान दे रहे हैं। दान कथी दे रहे हैं? पानी। ब्लड दान दे दीजिए। वो आपका पहला नंबर चीज, वो आपका चेकअप करेगा, चेकअप फ्री। कोई तरीका का दिक्कत आया रहेगा तो पहले ही पता चल जाएगा आपको, चेकअप फ्री हो गया। प्लस आपको ना कभी एक फंड आया था बीच में, जो आपको कुछ पैसे देती है या फल फ्रूट्स वगैरह देती है खाने वाने के लिए। या फिर जिसको ब्लड चढ़ेगा उसको पता रहेगा कि यही आदमी है जो अनजान आदमी है, किसी को ब्लड चाहिए था तो वो हमको दिया था। आप समझ रहे हैं? एक अलगे भाव से वो देखेगा कि यही इंसान है जिसकी वजह से हमारा जान बचा है, जबकि उसकी जान पहचान भी नहीं थी मेरी।
और ब्लड दान दे दीजिए तो आपका चेकअप भी फ्री में हो गया। तो आपको कभी कभी क्या होता है कि ब्लड में कोई परेशानी है, बहुत दिन तक पता नहीं चला, जब पता चला तब तक समय बीत चुका था, इलाज संभव नहीं हुआ। तो ब्लड दान देना इजी है, ब्लड दान देना चाहिए, बशर्ते क्या पानी वानी कस के पी लीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। उसके बाद अगर ब्लड दान देते हैं ना तो आपको एक कार्ड बना कर दे देगा। अगर आप 2-3 बार ब्लड दान दे देते हैं तो आपको एक कार्ड बना के दे देगा, भाई वो तुम इतने लोगों को हेल्प किए हो तो अगला का भी जिम्मेदारी है कुछ आपका हेल्प करने का। तो लाइफ में, जीवन में कभी आपको ब्लड का जरूरत अगर पड़ गया तो आप सिर्फ कार्ड जमा कीजिए। आप भले ही एक किसी को 2 बार दान दिए हुए, उससे मतलब नहीं है। आपके शरीर को जितना ब्लड का जरूरी पड़ेगा ना, ब्लड बैंक आपको देगी, चाहे जैसे दे, ब्लड का कमी नहीं होने देगी आपको, ब्लड का कमी होने नहीं, जितना जरूरत है वो आपको ये ब्लड बैंक का एक नियम होता है कि जैसे अगर आपको खून का जरूरत है तो ब्लड बैंक में बहुत ब्लड है, लेकिन आप उसे पैसा से नहीं खरीद सकते, खून को पैसा से नहीं खरीद सकते। पैसा से उसी चीज को खरीद सकते हैं जो चीज बनता है, ब्लड बनता नहीं है लेबोरेटरी में। तो आपको कहेगा कि देखो यहां ब्लड है, और जो ग्रुप तुमको ब्लड चाहिए वही ग्रुप ना तुमको मैच करना चाहिए, तब वो ग्रुप का आदमी भी होना चाहिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है, तुमको कहता है ब्लड बैंक, तुम कोनो ग्रुप का ब्लड दे दो और जितना ब्लड चाहिए और उतना ब्लड ले जाओ। जैसे तुमको ए का, तुम्हारे घर में अगर ए पॉजिटिव जरूरी है और आपके पास ए पॉजिटिव है तो आप कहिए कि हम डायरेक्ट हम अपना ही ब्लड देना चाहते हैं, तो ठीक है। लेकिन आपके पास अगर ए है, उसको चाहिए बी, मान लीजिए किसी प्रकार से आपका ब्लड उसके मैच नहीं कर रहा है जिसको चढ़ना है, तो आप ब्लड बैंक को अपना खून दे दीजिए और बदले में जो जरूरियात खून है वो ले लीजिए। यही ब्लड बैंक का नियम है। अगर वो पैसा से बिकने लग जाए तो पता चलेगा कि आदमी को ए का ए मिलेगा नहीं, चाहे बी का बी मान लीजिए नहीं मिला, तो कहाँ एक्सचेंज करने जाएगा। इससे की है कि कोनो आदमी के लिए आइए, चाहे जोन ग्रुप रहे, उससे क्या कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए। तो रक्तदान करना चाहिए, रक्तदान कर। अब रक्तदान करने के लिए शरीर में वैसन रहबो करना चाहिए। अब अपन शरीर सुखल बांस है, वो चल जाए खून देवे, होगा जी? अब ये जैसे फल फूल खेबे नहीं करते, ये अगर ब्लड देवे चल जाए पता चलेगा कि वो तो जी जाएगा, एकर तेरा ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। एक बात बताओ, रक्त में ना भगवान ने बहुत चीज मिला कर दिया। जैसे हम लोगों का शरीर अगर कट फट जाता है कहीं से, तो देखिएगा वहां से ब्लड निकला और तंका देर में जमने लगता है। तंका देर में क्या होने लगता है? जमने लगता है। कोई ना कोई है जो उसको जमा रहा है। 2 आदमी, एक फाइब्रिनोजीन, कौन है? फाइब्रिनोजीन, और एक प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। ये रक्त को थक्का बनाता है, रक्त को क्या करता है? थक्का बनाता है। सुनो, एक फाइब्रिनोजीन, बोलो फाइब्रोन, बोलो ए तू बोल रहा है जी। एक क्या है? दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। एक फाइब्रिनोजीन, दूसरा याद रखिए ना, पीएफ, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजीन। क्या बोलो? फाइब्रिनोजीन, बोलो बोलो। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजीन, प्रोथ्रोम्बिन, ये रक्त को थक्का बनाता है। जैसे जैसे आपका कहीं से कट गया, रक्त बहा, वो फाइब्रिनोजीन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है। ऐसे वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, वो क्या कर जाता है, हवा लगा के क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और वहां जाके क्या करने लगता है, जमाने लगता है। तो आप कुछ देर तक लत्ता बांध देते हैं। लत्ता बनने का मतलब है आप फोन कर दिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजीन का, आ जाओ, तो हम रख ले है बांध के।
अब आता है, ए गधा कहाँ भागता है, रुको रुको यही रुको, तो सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। लत्ता बांधने का मतलब क्या हो गया कि इसको फोन लगा दिए, फोन नंबर लत्ता, वो आया बांध दिए, वो आया उसको सुखा दिया। लेकिन ये एक चीज में घाटा कर देता है। जैसे जैसे ही आपका ब्लड टेस्ट होता है तो खून जैसे ही निकलता है, और उसको खून निकालने के बाद नीडल जितना दूर निकाला तो मैं हवा चल जाता है। और ई बेहुदा को क्या लगता है कि हवा आया मतलब कट गया, जैसे अंदर ओकरा हवा थोड़े लग रहा है ज्यादा, एकरा लगता है कि हवा लगा मतलब कहीं ना कहीं कट गया। तो जैसे ही सिरिंज से निकालता है ये एक्टिव हो जाता है, आई चल जाता है उसको जमाने। तो देखिएगा एगो वैक्यूम में रखेगा, उसको ऐसे रख देगा, और डॉक्टर साहब ऐसे 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 करेगा, 2-3 बार कर देगा उसको। और जब वो टेस्ट में जाता है ना, तो कहीं वो जम ना जाए, हवा हर जगह है, तंगा ना तंगा लग जा सकता है। एक वैक्यूम आता है, जिसे अभी सिरिंज से लोग निकालता है ना, सिरिंज की जगह एक और चीज आता है जो डायरेक्ट करके निकल जाता है, उसमें हवा का प्रवेश बहुत नहीं के मात्रा में जाता है, जीरो नहीं, बहुत नहीं के मात्रा में। तो जब टेस्ट में जाता है ना, तो सबसे पहले इन दोनों को निकाल के मार देता है। टेस्ट मशीन क्या करता है, इन दोनों को मार देता है, तब इस पर हवा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जमेगा नहीं। तो जब इसको हटा देते हैं तो बच्चल रक्त को सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरम। तो जब भी जो जांच होता है वो ब्लड का नहीं होता है, सीरम का होता है। किसका होता है? सीरम का। अगर इसको रखेगा कहीं बीचे में जम उम गया तो कहानी खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यही काम कर देता है। सांप उप काटेगा ना, सांप हो जैसे ही काटेगा ना, तो वो उसके पास जो एक 2 तरीका का उसके पास जहर होता है, उसको हटाने के लिए 2 प्रकार का दवाई भी चलता है, एक हीमोटॉक्सिन, एक न्यूरोटॉक्सिन। जैसे ही विष जाता है ना, सारा जगह खून को जमाने लगता है। जमाएगा तो सर्कुलेशन हो पाएगा? नहीं होगा। जैसे जितना जल्दी दूध बह जाएगा उतना जल्दी दही बह जाएगा? नहीं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमारा शरीर जहर से भरने लगता है, और वहीं का वहीं ब्लड रुकेगा, आदमी मर जाएगा। तो फटाफट क्या चलाएगा? सुइया, हीमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन। उससे क्या करेगा कि रक्त को पतला करेगा, रक्त को क्या करेगा? पतला करेगा। तो जैसे ही आदमी अगर को सांप काटेगा ना, तो उसको कहेगा चलित रहो, चलित रहो। कल सूतेगा तो खून सुस्त ना हो जाएगा? सोतेगा तो मान लीजिए आप सोते हैं तो शरीर का हर एक भाग थोड़ा सुस्त हो जाता है, सुस्त हो जाएगा तो जैसे ब्लड जितना भागेगा उतना होकर दवाई वो भागेगा। अब ब्लड धीरे भागेगा, दवाइयों धीरे भागेगा, पता चलेगा कि दवाई ब्लड धीरे भाग रहा है, दवाई हिये रह गया, और तो हिया वाला कहानी खत्म हो गया। तो जिसको सांप काटेगा उसको सुइया मारेगा और कहेगा चलो इतना, जितना तुम चलोगे उतना शरीर का सर्कुलेशन बढ़ता रहेगा। सर वो कहेगा आंख बंद नहीं करना, लाल चाय पियो, लाल चाय पियो, चलते रहो। उसको खूब चलवाता है। किसको? जिसको सांप उप काट लेगा। और नहीं तो इसका कहानी खत्म। अच्छा, ई नहीं भी रहे तो आदमी मर जाएगा। शरीर के अंदर फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन नहीं रहे तो तुम्हारा शरीर कट गया, लत्ता बांध दिए, फिर लत्ता खोलोगे, फिर थूक बिकने लगेगा, फिर बहने लगेगा, फिर लत्ता बांधोगे, फिर खोलोगे, फिर क्या होने लगेगा? बहने लगेगा, क्योंकि जमाने वाला कोई नहीं, शरीर से पूरा ब्लड खत्म हो। तो आदमी का ऑपरेशन कहियो नहीं हो पाता। फाड़ेगा, ब्लड आएगा, हवा लगेगा, ओकरा बाद जमेगा नहीं, निकल जाएगा। अब ब्लड एक ऐसा, खून एक ऐसा चीज है ना, चाहे पानी एक ऐसा चीज है, कहीं से पसीजने लगेगा, बस छिद्र रहना चाहिए। पता चलेगा वो इतना पतला हो जाएगा कि पसीना के जगह ब्लड आने लगेगा, पसीना की जगह क्या आने लगेगा, और रुकेगा नहीं, इंसान खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरियात है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन। यहां तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रुधिराणु। रुधिराणु कितना होता है? 40%। कितना होता है? 40%। उसमें 3 भाग में, ये ठोस अवस्था में होता है। रुधिराणु कौन अवस्था में? और प्लाज्मा कौन अवस्था में? द्रव। पहले यहां तक एक रिवीजन मारे, रिवीजन मारे, देखो तो कितना देर का होगा जी। 39। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन मारते हैं। पहले पढ़े थे वाष्पोत्सर्जन। क्या पढ़े थे? पौधों से वाष्प का उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन।
यह पत्तियों में होता है। इससे वातावरण में ताप का संतुलन बना है। पत्ता जो है जाइलम द्वारा लाए गए पानी का द्रव का 10% ही यूज करता है, बाकी 90% पानी को वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल देता। कोई दिक्कत? पत्तियों में जो छिद्र होता है उसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। हम कैसे साबित करेंगे कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है? देखिए, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है, इसे साबित करने के लिए कोई एक गमला में लगा पौधा लेंगे, उस पौधे के किसी एक डाली को पॉलीथीन से बांध देंगे, सफेद पॉलीथीन से बांधेंगे ताकि दिखाई भी दे। सफेद पॉलीथीन से बांध कर उस उपकरण को कुछ देर के लिए, एक आध घंटों के लिए उसे धूप में रख देंगे। एक आध घंटे के पश्चात हम देखते हैं कि पॉलीथीन के परत पर पानी की कुछ बूंदें जमा हो गई है। इससे यह साबित होता है कि पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता। उसके बाद पढ़े थे जंतुओं में परिवहन। जीवों में सबसे मुख्य परिवहन जो है वो रक्त का होता है। रक्त दो भाग में होता है, एक प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा 55 से 60% होता है, रुधिराणु लगभग बचा हुआ रुधिराणु होता है, तो रुधिराणु 40% होता है। प्लाज्मा द्रव अवस्था में होता है, रुधिराणु ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में होता है लेकिन दिखाई देता नहीं। प्लाज्मा द्रव अवस्था में होता है जिसका लगभग अधिकांश भाग द्रव होता है। 90% भाग क्या होता है? द्रव होता है। 7 से 10% ही प्रोटीन होता है। रुधिराणु जो होता है 3 भाग में बटा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिका, प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पल्स, मतलब लाल रक्त कणिका। वैसे ही श्वेत रक्त कणिका, हमारे खून में श्वेत भाग भी होता है, वो बताएंगे तो उस समय क्लियर करें। और रक्त पट्टिकाणु होता है।